नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। इसी वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपसे बात किया था शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं वो एक क्रम से लगे हुए हैं, तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान से उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम यहाँ से शुरू करें उससे पहले फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था उसका हम एक क्विक रिवीजन करना चाहेंगे। तो हमने देखा था कि 1595 में, देखिए ये यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जानता हूँ, तो ये सारी चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। हालांकि ये पूरा जो टाइम लाइन है उसको हमने एक बार में ही बनाया था, तो इसलिए ये कटा हुआ है, तो आप पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब ये लेक्चर समाप्त होगा तो ये पूरा और यहाँ तक सबका मैं एक ही बार में आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी के दादा मालोजी भोसले को अहमदनगर से पूना की जागीर और चाकन का किला मिला। यह हुआ 1595 में और इसी को माना जाता है मराठा साम्राज्य का प्रारंभिक बिंदु। फिर हमने देखा कि 1627 में शिवाजी का शिवनेरी के किले में जन्म हुआ। हमने देखा कि 1645 में शिवाजी ने देश की स्वतंत्रता, हिंदवी स्वराज की स्थापना और धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ अर्पण करने की कसम खाई। उसके बाद शिवाजी का अभियान शुरू हुआ विजय का, जिसमें तोरण, राजगढ़, फिर कोंडाना, उसके बाद पुरंदर, जावली, फिर आगे जाकर कोंकण क्षेत्र में पहुंचे शिवाजी। कल्याण, भिवंडी और माहुली पर इन्होंने अधिकार किया। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से आदिल शाही के कारवां को शिवाजी ने लूट करके सीधे सीधे आदिल शाही को चुनौती दी, और फिर आदिल शाही का एक जो है भयानक राक्षस जिसका नाम था अफजल खान, वो शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया। उस अभियान में शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अब औरंगजेब सीधे सीधे जो है शिवाजी में इंटरेस्ट लिया और शाइस्ता खान को मुगल सूबेदार बना करके दक्षिण का भेजा। शाइस्ता खान के विरुद्ध जो है किस प्रकार से शिवाजी पूना में बारात के रूप में घुसे और रात में इन्होंने हमला किया, हमने देखा था। जब शाइस्ता खान से भी नहीं हुआ तो फिर जो पूरे अधिकार थे वो दे करके, हालांकि मैंने यहाँ लिखा है मुगल सूबेदार, लेकिन ये मुगल सूबेदार एक प्रतीकात्मक शब्द लिखा है क्योंकि इनको इतना अधिकार जयसिंह को दे करके भेजा गया था कि उस समय जो मुगल सूबेदार था मुअज्जम, उसके इनको जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा है। तो मुगल सूबेदार जयसिंह द्वारा जबरदस्त हमला, और अंततः जो है काफी दबाव जयसिंह का जब पड़ा तो पुरंदर की संधि शिवाजी को करनी पड़ी। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी आगरे के किले में गए औरंगजेब से मिलने, जहां की छल करके औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया। वहां से किस प्रकार से शिवाजी बच करके आए हम जानते हैं। फिर शिवाजी का 6 जून 1674 में राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद अंतिम शिवाजी का अभियान एलबर्गा और जिंजी, ये 2 जगहों पर, और फिर 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो उस समय कई चीजें ऐसी थी जो शिवाजी के लिए बहुत दुखदायी थी, और इसी प्रकार जो है यहाँ शिवाजी की मृत्यु हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो 53 वर्ष की ही इनकी आयु थी, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु इनकी हुई तो सत्ता के 2 दावेदार खड़े होकर के आए। एक तो संभाजी
जिनकी मां थी साईबाई, हमने देखा था साईबाई से इनका विवाह हुआ था 1640 में, और दूसरे थे राजा राम, जो कि शिवाजी के दूसरी पत्नी से पैदा हुए पुत्र थे। तो यानी संभाजी और राजा राम आपस में चचेरे भाई थे। तो संभाजी और राजा राम में सत्ता का संघर्ष, हालांकि ये सत्ता का संघर्ष बहुत जल्दी समाप्त हो गया, क्योंकि मराठा सरदार जो है सारे संभाजी के पक्ष में थे और ये बड़े भी थे, तो इनका ही अधिकार था। तो जून 1680 में संभाजी गद्दी पर बैठे। जब संभाजी गद्दी पर बैठे तो इन्होंने भी अपने पिताजी की ही तरह, जिस प्रकार से शिवाजी मुगलों से आजन्म जो है लड़ते रहे, इन्होंने उसी प्रकार से अपना जो है अभियान शुरू किया और जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध इनका अभियान हुआ, पुर्तगालियों के विरुद्ध इन्होंने अभियान किया और औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर को इन्होंने सीधे सीधे संरक्षण दिया और औरंगजेब को क्रोधित कर दिया। तो ये औरंगजेब का पुत्र मोहम्मद अकबर, जो कि विद्रोह करके भाग करके आया था, तो उसको इन्होंने संरक्षण दिया और सीधे सीधे औरंगजेब से जो है दुश्मनी मोल ले ली। हालांकि औरंगजेब तो मराठा साम्राज्य को खत्म करना ही चाहता था, तो ये तो एक घटना मात्र है। तो ये हुआ, लेकिन इस समय ये बताया जाता है कि मराठा साम्राज्य जो है अब बिखरने लगा था। कई जो है अब समूह बनने लगे थे और एक जो है वैक्यूम क्रिएट यहां से होने लगा था। हालांकि संभाजी की वीरता में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। निश्चित रूप से संभाजी बहुत वीर थे, अपने पिता के ही तरह। लेकिन 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में संभाजी की हार हो गई। ये एक प्रकार से युद्ध नहीं था, एक सटीक प्लानिंग से मुगलों को पता चल गया और बताया मुकर्रब खान का वो अभियान था, उसमें जो है संभाजी को मुगलों ने बंदी बना लिया। संभाजी को मुगलों ने बंदी बना लिया और इनकी बाद में जाकर के हत्या कर दी। यहाँ भी कई कहानियां बताई जाती हैं, जैसे एक तो ये कि जब संभाजी को औरंगजेब के सामने लाया गया तो औरंगजेब ने संभाजी से ये कहा कि जो खजाना है उसका पता, जो जो मुगल अधिकारी मराठों की मदद करते थे उनका नाम, और आपको मुसलमान बनना होगा। तो बड़ा साहसिक ढंग से संभाजी खड़े हुए औरंगजेब के सामने और उन्होंने औरंगजेब की बेटी को मांगा था कि तुम अपनी बेटी दे दो। लेकिन जो भी कहानी हो, एक सच्चाई ये थी कि जिस प्रकार से एक बहुत साहस का इन्होंने परिचय दिया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। ये एकदम तन करके औरंगजेब से खड़े हो गए, जानते थे कि क्या हश्र होगा उसके बाद भी, और वही इनका पैर काटा गया, हाथ काटा गया और शरीर की जो चमड़ी होती है उसको जिंदे उधेड़ा गया, यानी मरने के बाद नहीं, जीते जी ही। और ये सब करने के बाद अंत में इनका सर काट दिया गया। तो बहुत दर्दनाक मौत संभाजी को औरंगजेब ने दिया और यही कारण है कि जिस प्रकार से संभाजी के साथ व्यवहार किया गया, इस घटना ने सभी मराठा सरदारों में एक प्रकार से फिर एक एकता का बीज जो है भर दिया। आज भी संभाजी की मृत्यु की ये घटना जो है वो महाराष्ट्र के निवासियों के मन में, उनके हृदय में एक संवेदना का भाव पैदा कर देती है। अभी भी ये बात उसी तरह से रिलेवेंट है। उस समय तो इसका बहुत प्रभाव पड़ा और मराठा में जो बिखराव था वो एकता में बदल गया, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि हम अलग अलग राह लेंगे तो हमारा क्या हश्र होगा। ठीक है, तो मराठों में भीषण आक्रोश किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। इनकी मृत्यु के बाद, संभाजी की मृत्यु के बाद, महाराष्ट्र के इतिहास में संभाजी का नाम एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो जब संभाजी 1689 में स्वर्गवासी हो गए तो
शिवाजी के दूसरे पुत्र यानी जिनसे यहाँ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था वो राजा राम छत्रपति बने। अब हम कुछ बात करेंगे राजा राम जी के बारे में। कहा जाता है कि जिस ये शाही परिवार में जन्मे थे, शिवाजी इनके पिता राजा थे और बाद में ये छत्रपति भी बने, तो वो जो पद था उसके अनुसार इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं थी और ना ही ये बहुत वीर लड़ाका ही थे। लेकिन इन सब के बावजूद इनका एक जो गुण था वो बहुत आगे लेकर के इनको गया और वो ये कि इनके अंदर योग्य अधिकारियों के चुनने की कला थी। तो ये योग्य अधिकारियों को चुन लेते थे और एक बार चुनने के बाद उन पर जो है अपना पूर्ण विश्वास करते थे और इसीलिए इनके दरबार में रामचंद्र पंत और प्रहलाद नीरा जैसे सलाहकार रहे और धन्नाजी जाधव और संताजी घोड़पड़े जैसे महान योद्धा रहे। तो एक प्रकार से ये इनका जो है बहुत बड़ा गुण था और जब तक ये शासक रहे कहा जाता है कि वो जो गद्दी थी उस गद्दी पर इन्होंने कभी नहीं ये बैठे और हमेशा इन्होंने ये कहा कि मैं साहू का प्रतिनिधि हूं। अब देखिए यहाँ एक चीज ये समझ लीजिए कि जब संभाजी शासक हो गए और 9 वर्षों तक उन्होंने शासन कर लिया तो अब अगले छत्रपति जो होंगे जिनकी दावेदारी होगी वो संभाजी के पुत्र की होगी, ना कि राजा राम की होगी। अगर आप समझ रहे होंगे तो संभाजी के पुत्र यहाँ गद्दी पर नहीं बैठे, यहाँ संभाजी के चचेरे भाई राजा राम गद्दी पर बैठे। क्यों? क्योंकि साहू जो थे संभाजी के पुत्र उनकी उम्र छोटी थी और वो गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए ये राजा राम यहाँ पर गद्दी पर बैठे। तो इसीलिए ये हमेशा ये कहते थे कि गद्दी पर साहू का अधिकार है और मैं तो केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में इस गद्दी पर बैठा हूं। ठीक है, अब जब ये गद्दी पर बैठे, यहां मैंने 98 लिख दिया है जबकि ये 89 होना चाहिए, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब ये गद्दी पर बैठे तो इसी वर्ष औरंगजेब ने राजगढ़ पर हमला किया। ये रायगढ़ है, ठीक है, पूरा तो रायगढ़ पर हमला किया। माँ येसुबाई समेत साहू गिरफ्तार हो गए। ठीक है, तो ये तो राजा राम जी तो निकल गए, लेकिन रायगढ़ पर जब मुगलों का अधिकार हुआ तो यहाँ पर माँ येसुबाई, ये येसुबाई संभाजी की पत्नी और साहू संभाजी के पुत्र, तो इनकी पत्नी और इनके पुत्र को मुगलों ने पकड़ लिया और ले करके इनको चले गए आगरा। और अब 1689 से लेकर के 1707 तक साहू को मुगल कैद में रहना है। यानी अब संभाजी के पुत्र कहाँ चले गए? औरंगजेब के घर चले गए। और औरंगजेब के घर ये कब तक रहेंगे? 1689 से 1707, लगभग 17 वर्ष तक अब ये औरंगजेब के घर में रहेंगे। तो जो वैध उत्तराधिकारी थे संभाजी के, वो चले गए औरंगजेब के घर। ठीक है, और छत्रपति कौन है? राजा राम है। उसके बाद राजा राम जब जिंजी के किले में थे तो 1691 से 99 तक 8 वर्षों तक ये जिंजी के किले को इन्होंने मुगलों ने घेर लिया और किले में थे छत्रपति राजा राम। बाद में राजा राम जी जो है यहां से निकले और ये सतारा पहुंचे और सतारा को इन्होंने राजधानी बनाई। बाद में ये जिंजी का जो घेरा था ये सफलतापूर्वक जो है इन्होंने अधिकार कर लिया मुगलों ने। ये जो जिंजी था ये दक्षिण भारत में सबसे मजबूत किला माना जाता था, वहीं पर ये सुरक्षित थे। तो फिर राजा राम जी जिंजी से निकले और सतारा को अपनी राजधानी बनाया और कहा जाता है कि फिर से एक बार मराठों को एक झंडे के नीचे लाने का इन्होंने फिर से प्रयास किया। अब यहाँ ये समझना है कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उस समय जैसा मैंने आपको बताया कि धन्नाजी जाधव, संताजी घोड़पड़े
जैसे जो इनके सरदार थे, उन्होंने बहुत विजय अभियान जो है चलाया और लगातार मुगलों से संघर्ष ये लोग करते रहे। तो धीरे धीरे करके इन लोगों के संघर्ष की देन ही थी कि थोड़ा आगे जाते जाते, मैं अगर इसी बात करूं, ये 98-99 के पास ही आते आते तो मुगलों की सत्ता जो वो पूरा क्षेत्र था वहां से इन लोगों ने समाप्त करनी शुरू कर दी। और स्थिति ये हो गई कि चूंकि मराठा सरदार अब कई कई भागों में बढ़ चुके थे, तो कोई कहीं से हमला कर दे रहा था और बड़ी स्थिति उलझ गई थी औरंगजेब के लिए इस पूरे रीजन में को काबू में करने की। तो इसी दौरान 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। तो ये जो पूरा काल था जिसमें राजा राम गद्दी पर बैठे और राजा राम की मृत्यु हुई, इसे जो है मराठा स्वतंत्र काल कहते हैं। वो इसलिए कि एक तो ये देखा है कि संगमेश्वर के बाद संभाजी की किस प्रकार से हुई, तो पूरा मराठों में एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद की अलग जगी थी और मुगलों के विरुद्ध जो है उसको इन्होंने व्यक्त भी किया और मुगल काफी इस क्षेत्र में परेशान हो गए। हालांकि मुगल भी लगातार जो है काम कर ही रहे थे। तो इनकी जब मृत्यु हुई तो राजा राम के पुत्र शिवाजी सेकंड, तो अब वो शिवाजी प्रथम हो जाएंगे, तो शिवाजी सेकंड मां ताराबाई के संरक्षण में छत्रपति बने। यानी अब जिनके पास सत्ता है उनका नाम है ताराबाई, एक महान महिला शासिका, एक तेजस्विनी महिला जिसकी राजकाज में काफी रुचि थी और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि सैन्य विज्ञान में इनका विस्तृत ज्ञान था और ये केवल महलों में बैठ करके राजकाज नहीं चलाती थी, बल्कि युद्ध के मोर्चों पर ये जा करके अपने सेनापतियों की हौसला अफजाई करती थी। यानी ये घोड़े पर बैठती थी, तलवार लेती थी और युद्ध के मैदान में जाती थी। ऐसी महिला थी, ये नहीं कि केवल जो है ये महल से ही संचालन थे। और इनके समय में जो मराठा प्रतिरोध था वो अपनी बुलंदी पर था और निश्चित रूप से जो शिवाजी के द्वारा दिखाया गया रास्ता था उस पर ताराबाई चलती रही और अंततः इन्हीं के समय आते आते जो है एक प्रकार से औरंगजेब पूरी तरीके से इस क्षेत्र ये जो था उसमें वो अप्रभावी हो गया। मुगलों का इस पूरे क्षेत्र में पतन हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, रामचंद्र वावेकर, धन्नाजी जादव, संताजी घोड़पड़े जैसे बहुत महान मराठा सरदार इस दौर में रहे जिन्होंने मुगलों की पूरी फजीहत कर दी इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये ताराबाई के संरक्षण में छत्रपति बने। तो 1700 से 1707 तक शिवाजी सेकंड छत्रपति रहे। तो पहले शिवाजी रहे, फिर संभाजी रहे, फिर उनके भाई राजा राम रहे, फिर राजा राम के पुत्र शिवाजी सेकंड रहे, जिनके समय में सत्ता ताराबाई के हाथ में रही और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो अगर आपको याद हो तो मुगलों के पतन के लेक्चर में पढ़ाते समय मैंने ये बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु होते ही साहू को छोड़ दिया गया और उसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो ये कि ताराबाई के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य जो था वो व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहा था और मुगल इस बात को पचा नहीं पा रहे थे और इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि अगर अब साहू को छोड़ दिया जाता है तो मराठों में सत्ता का संघर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शासक कौन है? शिवाजी सेकंड है और लगभग 7 वर्षों तक इन्होंने शासन कर लिया और ताराबाई इनकी जो संरक्षिका है वो एक प्रकार से जो है जो पदचिन्ह दिखाए थे शिवाजी उस पर ये चल भी रही थी और पूरा इनका नियंत्रण हो चुका था शासन पर बड़े ठीक प्रकार से। तो अब अगर साहू को छोड़ दिया जाएगा तो साहू जब जाएंगे तो क्या कहेंगे साहू? अरे मेरे पिता का शासन है, आप मुझे
छत्रपति बनाइए, ये निश्चित रूप से। तो इन लोगों में संघर्ष होगा और इन लोगों में संघर्ष होगा तो हम मजा लेके देखेंगे। और हुआ भी यही। हुआ इसलिए कि सरदारों ने कहा ताराबाई से कि अब साहू जी आ गए हैं। निश्चित रूप से सारे सरदार ज्यादातर साहू के पक्ष में ही थे। तो उन्होंने कहा कि जब साहू आ गए हैं मुगल कैद से छूट करके, तो आप साहू को शासक बना दीजिए। लेकिन ताराबाई का यह तर्क था कि चूंकि 17 वर्ष तक मुगल कैद में रहे हैं साहू, और ये मुगल कैद इनके मैच्योर होने के समय नहीं थी, कि ऐसा नहीं था कि ये 25-30 साल के थे जब मुगल कैद में गए और अब 50 साल के हैं तो वापस आए हैं। ये एक बच्चे थे जब मुगल इनको लेकर के गए थे, और इसलिए ये विश्वास नहीं किया जा सकता है कि इनके अंदर जो है मुगली प्रभाव न आ गया हो, या फिर षड्यंत्र हो सकता है। अब 17 वर्ष तक जब इनका कोई समाचार मिला ही नहीं, कुछ पता चला ही नहीं कि ये कहाँ पले, कैसे पले, कौन शिक्षा दिया, तो कैसे विश्वास करके मराठों का साम्राज्य इनको दे दिया जाए, जिसको इतने मेहनत से शिवाजी ने बनाया और जिसको इतना मेहनत करके हम लोग बचा के रखे हैं। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ये भी कहा कि ये जो मराठा साम्राज्य अब है इसको राजा राम ने बनाया, तो कुल मिलाकर के हम साहू के लिए सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए यहाँ खेड़ का युद्ध हुआ, साहू बनाम ताराबाई। ताराबाई की इसमें हार हुई और ताराबाई दक्षिण में चली गई। ठीक है, तो अब साहू 1708 में, हालांकि ये युद्ध तो हुआ था, यहाँ 1708 लिख लीजिएगा, ये 49 है जब इनकी मृत्यु हुई और 8 है कि जब ये छत्रपति बने। तो साहू छत्रपति बने, सतारा राजधानी बनी, बालाजी विश्वनाथ को सेना कार्ते बनाया। तो ये जब छत्रपति बने तो इन्होंने एक पद बनाया जिसका नाम था सेना कार्ते, यानी सेना का संगठन करने वाला। और इस पद पर इन्होंने जिस व्यक्ति को बैठाया उन व्यक्ति का नाम था बालाजी विश्वनाथ, जो आगे चल करके पेशवा हो जाएंगे और यहीं से पेशवाओं का पद वंशानुगत हो जाएगा और एक प्रकार से पेशवा ही मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक हो जाएंगे और छत्रपति नाम मात्र के हो जाएंगे। हम आगे जाकर के अब देखिए यहां से हम जो बात करेंगे वो अगले लेक्चर में भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम साहू से ही शुरू करेंगे, क्योंकि जो पेशवाओं का इतिहास है वो साहू से ही शुरू होता है। तो हमें देखना है पेशवाओं का इतिहास। तो पेशवाओं के इतिहास को देखते ही हम 3 आंग्ल मराठा युद्धों को भी देखेंगे। तो अब देखिए यहां पर साहू छत्रपति बन गए। अब यहां से मराठा साम्राज्य 2 भागों में बटा। उत्तर में सतारा जहां के शासक बन गए साहू, अभी इनको हम लोग बनाए हैं ना अभी इस पिछले वाले बॉक्स में। और दक्षिण में कोल्हापुर, जब ये हारी ताराबाई एक खेड़ के युद्ध में तो ये दक्षिण चली गई, मैंने लिखा है दक्षिण में पलायन। तो दक्षिण में कोल्हापुर पर इन्होंने कब्जा किया और यहां पर राजा बने शिवाजी सेकंड। यानी अब मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बटा। एक उत्तर में सतारा जहां के शासक थे साहू और दक्षिण में कोल्हापुर जहां के शासक थे शिवाजी सेकंड। हालांकि ये जो सतारा वाला राज्य था यही महत्वपूर्ण था। ठीक है, बाद में ये जो कोल्हापुर वाला शासन था शिवाजी सेकंड के हाथ से सत्ता संभाजी सेकंड के हाथों में आ गई। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, ये जो शिवाजी सेकंड थे ये ताराबाई के पुत्र थे और ये उनकी संरक्षिका थी। तो जब ये कोल्हापुर में गई और 1714 का जब वर्ष आया, यानी अगर हम शिवाजी सेकंड की बात करें तो शिवाजी सेकंड 1700 से 1707 तक जो है मुख्य जो मराठा साम्राज्य था उसके शासक थे। उसके बाद ये जो है 1707 से 14 तक कोल्हापुर के शासक रहे। ठीक है, इसके बाद 14 में क्या हुआ कि राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई के पुत्र संभाजी ने इनके हाथ से सत्ता छीन ली और अब शासक बन गए संभाजी, यानी शिवाजी सेकंड
और उनकी मां ताराबाई जो है पीछे चली गई और संभाजी सेकंड और उनकी मां राजसबाई आगे आ गई 1714। हालांकि अभी ताराबाई आगे तक रहेंगे। तो 1714 में ये हुआ। अब हम आएंगे वारणा की संधि। तो देखिए इस समय तक जो है महान पेशवा बाजीराव प्रथम यानी बालाजी विश्वनाथ के पुत्र आ गए हैं और उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य बुलंदियों को छूने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसी समय जो ये संभाजी सेकंड हैं ये हैदराबाद के निजाम के साथ गलबहियां कर रहे हैं और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी प्रकार से साहू को हराया जाए। तो बाद में जाकर के इन्हीं बाजीराव प्रथम महान पेशवा के दबाव से ये वारणा की संधि हुई जिसमें संभाजी सेकंड और साहू में दोस्ती हो गई। ठीक है, तो फिर बाद में ये साहू के यहाँ ये संभाजी आने लगे। तो अब जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी वो यहाँ वारणा की संधि से इन लोगों में खत्म हो गई। ठीक है, 1749 में साहू की मृत्यु हुई। शिवाजी सेकंड के पुत्र राजा राम या राम राजा, ये दोनों शब्द इनके लिए प्रयोग होता है। साहू की मृत्यु, शिवाजी सेकंड के पुत्र राम राजा सेकंड छत्रपति बने। और उसके बाद 1750 में संगोला की एक संधि हुई। किसके किसके बीच? तो पेशवा बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकंड के बीच। अब मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बना। तो इससे पहले ही करीब आप मान लीजिए बालाजी विश्वनाथ के समय से ही ये पद पेशवाओं का वंशानुगत हो गया था। हालांकि ये व्यवहार में था, लिखित में नहीं था। संगोला की संधि से ये लिखित में हो गया। तो अब जो छत्रपति हैं वो लिखित रूप से नाम मात्र हो गए, हालांकि छत्रपति पहले से ही नाम मात्र हो गए थे। तो ये संगोला की संधि और इस प्रकार से हम माने तो यहां से ये खत्म हो जाता है। अब देखिए जब हम पेशवाओं के इतिहास को शुरू करेंगे तो हम शुरू करेंगे यहीं से, साहू छत्रपति बने वहां से शुरू करेंगे। और जो बात हमने इसमें की है, एक तो इसको पूर्ण करने के लिए, नहीं तो ये सारे बॉक्स फिर से आएंगे और हम फिर से एक एक चीजों को देखेंगे। तो अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करिएगा। हालांकि अगले वीडियो में इन सब चीजों को जो है हम फिर से देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो जैसा भी आपको लगा होगा उस हिसाब से कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।